फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। और आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के बारे में। ठीक है, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई क्या होती है, क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है तो ये आपने देखा होगा, एक गिलास में पानी भर के अगर हम उसमें एक सिक्का डालें और अगर हम उसको ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से देखने पर क्या होता है, सिक्का हमें थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देता है ना, ऐसा होता है। ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, तो ये हम एक रिलेशन निकालने वाले हैं कि आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में एक रिलेशन हम लोग निकालेंगे। अगर हमें आभासी गहराई पता है तो वास्तविक गहराई कैसे निकलेगी, और वास्तविक गहराई पता है या फिर आभासी गहराई कैसे निकलेगी, ये हम एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास ये कोई कंटेनर है और इसमें क्या है ये अपने पास कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है और इस बर्तन में हम लोग क्या करेंगे, किसी सिक्के को डालेंगे। सिक्का भी हो सकता है या कोई और वस्तु भी हो सकती है, यहाँ पर कोई और वस्तु भी आप ले सकते हैं सिक्के के अलावा। और इसको मैं इधर से बंद कर देता हूं। इसको मैंने इधर से बंद कर दिया। ठीक, और यहां पर हमारी कोई वस्तु पड़ी है, कोई वस्तु पड़ी है। ठीक है, यहां पर ये कोई वस्तु है, मैं यहां वस्तु का नाम रख देता हूं ए। वस्तु को मैंने क्या मान लिया बेटा, यहां पर ए मान लिया। अगर मैं अभी आपसे बात करूं, इसकी वास्तविक गहराई पूछूं, वास्तविक गहराई, तो आप कहोगे सर ये होगी इसकी वास्तविक गहराई, यही तो होगी गहराई इसकी वास्तविक। बेटा वास्तविक गहराई क्या होगी इसकी, ये हो जाएगी पूरी। ये क्या हो गई बेटा इसकी वास्तविक गहराई, क्या हो गई बेटा इसकी है वास्तविक गहराई, जिसको मैंने बेटा यहां मान लिया है। इस वास्तविक गहराई को बेटा मैं मान लेता हूं, वास्तविक गहराई को बेटा मैं यहां पर मान लेता हूं क्या, HO। क्या मान लिया बेटा मैंने यहां पर, HO। ये वास्तविक गहराई है इसकी, रियल में जो गहराई है वो ये है। लेकिन बेटा जो देखने वाला बाहर से आदमी होता है, जो बाहर से हम देखते हैं, जैसे इस बर्तन के अंदर पानी भरा है, तो जब हम बेटा पानी, जब तक हम इसके अंदर पानी नहीं भरेंगे तब क्या होगा, तब तो हमें बेटा इसकी वास्तविक गहराई दिखेगी। जितनी गहराई पे ये है उतनी गहराई दिखेगी। जैसे आप सपोज करिए ये बेटा 10 सेंटीमीटर है, तो ये सिक्का हमें कितना नीचे दिखेगा, 10 सेंटीमीटर। 12 है तो 12 दिखेगा। लेकिन अगर हमने इसके अंदर कोई माध्यम भर दिया, माध्यम मतलब जैसे पानी भर दिया हमने, तो पानी भरने के बाद में बेटा क्या होता है, ये जो सिक्का है, ये जो वस्तु है, ये हमें अब यहाँ पे नहीं दिखती है। ये वस्तु बेटा हमें कहाँ दिखती है, अपनी वास्तविक स्थिति से क्या होती है, हमें थोड़ी सी ऊपर दिखती है ये वस्तु। लेकिन बेटा होगा क्या, अगर हम यहाँ से देख रहे होंगे तो इस वस्तु से बेटा यहाँ कहीं किरणें आ रही होंगी। क्या आ रही होंगी, प्रकाश की, बेटा ये आ रही है प्रकाश की किरणें। देखो ये आई बेटा, इस पर प्रकाश की किरणें आ गई हैं, ये आई प्रकाश की किरणें ऐसे। ठीक, और ये क्या है बेटा इसका, ये क्या है बेटा, अभिलंब। ठीक है, और यहाँ से कोई अगर देख रहा होगा तो बेटा किरणें ये क्या होंगी, ऐसे बेटा हल्की सी अभिलंब से दूर की ओर चली जाएंगी ये ऐसे। ठीक, तो वस्तु से किरणें तो बेटा यहीं से आ रही है नीचे से, लेकिन जो बाहर से देखने वाला जो बेटा व्यक्ति होगा, इसको बेटा ये जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ से आती हुई दिखेगी बेटा, यहाँ से आती हुई दिखेगी। ये ऐसे, ये यहाँ से बेटा यहाँ इसको आती हुई दिखेगी, यहाँ से, ये यहाँ कहीं से बेटा आती हुई दिखेगी। तो ये वस्तु बेटा उस आदमी को यहाँ ना दिख के कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी। इसको मैं मान लेता हूँ B। और ये जो गहराई है बेटा, इसको मैं नाम रख देता हूँ क्या, इसको बेटा मैं क्या नाम रख देता हूँ, HI। क्या नाम रख दिया बेटा मैंने यहाँ पर, HI नाम रख दिया। तो किरणें आ रही होंगी बेटा वस्तु से, लेकिन बाहर से जो देखने वाला आदमी होगा बेटा उसको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा महसूस होगा कि किरणें कहाँ से आ रही हैं,
थोड़े ऊपर से आ रही है, यहाँ से आ रही है, मतलब वस्तु यहाँ ना दिख के हमें थोड़ी सी क्या दिखती है, ऊपर दिखती है। आप ये प्रैक्टिकल भी बेटा कर सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बेटा ये ऐसी घटना घटित होती है। ठीक है, अब हम बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल मानेंगे बेटा। ये क्या होगा, ये अपना अभिलंब है, ये अपनी आपतित किरण हो गई, ये बेटा कोण क्या कहलाता है, ये बेटा कोण क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा ना, ये कोण क्या कहलाएगा बेटा, आई कहलाएगा। जब ये आई है तो आप देख सकते हो बेटा, ये देखो एंगल, ये है देखो अपनी भुजा, इसको नाम देता हूं मैं ABC, ये है AC, ये है C, ये है A। ये किरण देखो बेटा ऐसे जा रही है और ये ऐसे है, और ये एंगल कितना है बेटा अपना आई। तो अगर ये आई है तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा, ये एंगल भी बेटा क्या हो जाएगा अपना, ये एंगल बेटा आई होगा। और ये आई और ये बाहर निकलने के बाद बेटा अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब के बीच का कोण R कहलाता है। अगर ये R है तो बेटा ये भी R होगा, अगर ये R है तो बेटा ये वाला कोण भी अपना क्या हो जाएगा, ये ऐसे देखो, ये वाला कोण भी बेटा क्या हो जाएगा अपना, ये भी R हो जाएगा। ठीक, ये भी अपना बेटा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, आगे बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका जो माध्यम आ रहा है इसका अपवर्तनांक बेटा हम लोग मान लेते हैं कितना है, n है। ठीक है, इसका अपवर्तनांक बेटा क्या मान लिया हमने, n मान लिया, और इस वाले पॉइंट को बेटा हम लोग बोल देते हैं क्या, p बोल देते हैं। अब मैं यहाँ त्रिभुज लूंगा बेटा, त्रिभुज बेटा एक तो ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, छोटा वाला, कौन सा छोटा वाला, VCP में, त्रिभुज BCP में, त्रिभुज BCP में क्या लेना है बेटा आपको, tan r लेना है। क्या लेना है, tan r ले लिया बेटा, tan r, tan बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटा क्या होता है बेटा, लंब बटा आधार। तो जो एंगल होता है, जो कोण होता है, उसके सामने क्या होता है, कोण के सामने लंब होता है। तो कोण के सामने बेटा लंब, लंब कौन है बेटा यहाँ पर, लंब है आपका CP, लिख दिया मैंने यहाँ पर CP, बटे में आधार क्या है बेटा, आधार हो जाएगा बेटा आपका ये HI, ले लिया यहाँ पर HI आधार हो गया। तो ये आ गया बेटा आपका tan r इक्वल टू CP बटे में HI। और यहां पर ये बेटा जो एंगल I और एंगल जो R होंगे ना, ये बेटा अति सूक्ष्म होंगे। कैसे होंगे ये, R क्या है, अति सूक्ष्म है। कैसा है, अति सूक्ष्म। और अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, अति सूक्ष्म है। जब बेटा ये R अति सूक्ष्म है तब हम क्या करते हैं, इस tan के साथ जो R लिखा है, tan के साथ में जो भी एंगल लिखा होगा वहां से tan हट जाएगा बेटा। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, R बराबर CP बटे में HI। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, R का मान मिल गया। अब ये वाली बेटा हमें समीकरण लेनी है, ये वाला सॉरी त्रिभुज लेना है ACP में, त्रिभुज ACP में क्या होता है बेटा, इसमें भी ले लेते हैं हम लोग tan I, लंब बटा आधार ये भी होगा बेटा। तो I के सामने लंब, मतलब लंब बोले तो CP, आधार हो जाएगा बेटा आपका ये पूरा AC, आधार कितना हो जाएगा AC का मान है HO। तो यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, tan I, यहां पर वैल्यू लगा देता हूं मैं, CP का वैल्यू CP रहेगा, CP रहने दो, और H ये HI हो जाएगा बेटा। तो एक काम करते हैं, यहां पर ये बेटा I भी छोटा होगा अपना, I कैसा होगा, I अति सूक्ष्म हो, I अति सूक्ष्म है। जब बेटा अति सूक्ष्म है तो केवल I बराबर क्या लिख देंगे, बोलो हम लोग CP बटे में HO। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है बेटा, स्नेल का नियम लगा देना है यहां पर। किसका नियम, स्नेल के नियम से। क्या होता है बेटा स्नेल का नियम, बताएंगे, साइन I बटे में साइन R इक्वल टू n। तो जब बेटा यहां पर I और R बहुत छोटे हैं तो यहां पर भी बेटा बहुत छोटे होंगे। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, यहां से साइन के साथ I जो है, I के साथ का साइन हट जाएगा, केवल I बचेगा। यहाँ R के साथ का साइन हट जाएगा, R बचेगा, इक्वल टू n। I का मान अभी निकाले थे बेटा, कितना आया था ये, I का मान कितना आया था, I का मान था बेटा CP बटे में H0, और बटे में क्या है बेटा, CP बटे में HI बराबर n। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ये जाएगा बेटा सबसे ऊपर और ये जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बेटा CP गुणा में HI बटे में CP गुणा में HO इक्वल टू n। तो CP तो CP कैंसिल, तो n बराबर आ जाएगा बेटा ये, n बराबर बेटा ये आ जाएगा HI बटे में HO। मतलब यहाँ से बेटा एक ये रिलेशन निकल के आया
कि वास्तव जो आभासी गहराई जो होती है बेटा, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई का जो अनुपात होता है वो हमेशा बेटा क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। ठीक, तो ये बेटा एक रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, तो प्रूफ बेटा आ गया होगा समझ में ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है पूर्णांतरिक परावर्तन व क्रांतिक कोण। ठीक है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण क्या होता है इसको समझते हैं पहले। तो इसके लिए पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, फिर उसको समझेंगे कि क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होते हैं। तो ये एक डायग्राम बना दिया मैंने यहाँ पर, ये ऐसे डायग्राम बना दिया। ये कांच का कोई गुटका है अपने पास, गुटका बोले तो कोई टुकड़ा है कांच का अपने पास ये। ठीक, ये बना दिया। ठीक, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर किसी माध्यम को फिल कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाहर क्या होगा बेटा, बाहर क्या होगा बेटा, इसके बाहर तो हवा होगी ना, बाहर क्या होगी बेटा, हवा होगी। अच्छा हवा कैसा माध्यम होगा, अच्छा हवा के साथ, वायु के साथ कोई अगर हम दूसरा माध्यम लेंगे तो वो हमेशा बेटा कैसा होगा, सघन के विरल। वायु बेटा हमारी कैसी होती है, ये वायु होगी, इसके चारों ओर वायु कैसा माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेटा प्रकाश की चाल किस में होती है, वायु में होती है। जहाँ प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम। ठीक, इसके बाद वायु के बाद जो भी हम माध्यम लेंगे वो हमेशा बेटा कैसा होगा, सघन होगा, ये आपको याद रखना है। तो इसके अंदर जो भी हम भरेंगे वो बेटा कैसा रहेगा, कैसा होगा बेटा, वो कैसा माध्यम बनेगा वो बताएं, ये हो जाएगा बेटा आपका सघन माध्यम, है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बेटा समझने के लिए एक बात पहले ये समझ लो, प्रकाश की जो किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। ठीक है बेटा, पहली रिक्वायरमेंट ये है हमेशा जो प्रकाश की किरण है बेटा वो सघन माध्यम से किधर जानी चाहिए, विरल माध्यम में, पहली बात। दूसरी बात बेटा ये है जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब के पास नहीं आती, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मेरे पास ये प्रकाश स्रोत है, आप समझ सकते हो समझने के लिए, और मैंने यहां से प्रकाश स्रोत से लाइट डाली यहां पर। आप सपोज करो हम यहां पर थे, ठीक, हम यहां पर हैं, ये अपने पास प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत से मेरा मतलब है जिसमें से बेटा लाइट क्या होती है, निकलती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ डाला बेटा इसके ऊपर, समझिएगा बेटा इसको, यहाँ मैंने डाला, ये यहाँ पर आके टकरा गई है लाइट। ठीक, यहाँ पर टकराई है, यहाँ टकरा गई ना बेटा, ये यहाँ टकरा गई। इस पॉइंट का बेटा मैं नाम रख देता हूँ क्या, कैपिटल ए। क्या नाम रख दिया बेटा, कैपिटल ए नाम रख दिया। और यहाँ पर इसका क्या बन गया बेटा, ये अभिलंब। क्या बन गया बेटा, ये अभिलंब बन गया। ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है बेटा, ये इस टाइप से। अच्छा एक अभिलंब यहाँ पर भी मैं खींच देता हूँ, ये आ गया अपना एक अभिलंब ये आ गया बेटा। ठीक है, तो प्रकाश की किरण बेटा कहाँ से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम से बाहर, कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। तब क्या होगा बेटा ना, ये इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन हल्की सी बेटा झुक जाएगी अभिलंब से दूर की ओर, देख लो ये झुक गई। जाना चाहिए था बेटा बिल्कुल सीधे, इसको ऐसे देखो, ऐसे ऐसे निकलना चाहिए था, बट इसको ऐसे ऐसे जाना चाहिए था बेटा, इस टाइप से जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये हल्की से अपने रास्ते से भटक जाएगी। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अभी मैंने लाइट को, प्रकाश किरण को ऐसे डाला था, अब थोड़ा सा मैं प्रकाश स्रोत को ऐसे घुमा रहा हूं पकड़ के। क्या कर दिया बेटा, मैंने हल्का सा घुमा दिया। ये मैंने घुमाया तो कुछ प्रकाश की किरण यहां से होकर गुजर जाएगी बेटा, ये यहां से होकर गुजरेगी बेटा। कहां से होकर गुजरेगी, ये कुछ ऐसे होकर गुजरेगी, देखो ये कुछ ऐसे होकर गुजर जाएगी प्रकाश की किरण, ये ऐसे। अब ये यहां टकराई थी, मैंने ये पॉइंट माना था, इसको मैं क्या मान लेता हूं, बी पॉइंट मान लेता हूं। और ये बेटा क्या आ गया अपना, ये आ गया बेटा अपना अभिलंब।
अब प्रकाश की किरण को बेटा जाना चाहिए ऐसे, कैसे जाना चाहिए बेटा, इस टाइप से जाना चाहिए ऐसे। लेकिन होगा क्या बेटा, अभी देखो इतनी मुड़ी थी, अब थोड़ी सी और ज्यादा मुड़ जाएगी। मैं इसको नहीं बना रहा हूं बेटा, ठीक है, इसका वास्तविक रास्ता नहीं बना रहा हूं, ये और ज्यादा बेटा मुड़ गई, इतनी मुड़ गई है, इतनी मुड़ गई है, ठीक, इतनी मुड़ गई ना बेटा ये। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, थोड़ा सा अपना प्रकाश स्रोत पहले ऐसे डाला था तो ऐसे होके गई थी, ऐसे डाला था तो ऐसे हो गई, थोड़ा सा मैं और डालता हूं, थोड़ा सा मैंने इसको और पकड़ घुमा दिया ऐसे, ये ऐसे घुमा दिया पकड़ के, ये अब ये जा रही है देखो प्रकाश की किरण, ऐसे जा रही है बेटा प्रकाश की किरण, ये गई प्रकाश की किरण, यहां से जा रही है देखो, ये है, ठीक। ये कहां टकरा गई बेटा, कौन से पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। और यहां पर क्या, यहां पर मैंने क्या खींच दिया बेटा इसका, यहां पर मैंने इसका अभिलंब खींच दिया, ठीक। तो एक चीज नोट करना बेटा, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, यहां से बेटा इसके एंगल को चेंज कर रहा हूं, वैसे वैसे बेटा जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो रही है, वो अभिलंब से दूर हटती जा रही है। और जैसे जैसे हम बेटा यहां से इसको चेंज करेंगे ना, एक कंडीशन बेटा ऐसी आएगी, एक कंडीशन बेटा ऐसी आएगी, जब ये बेटा प्रकाश की जो किरण है, ये कौन सी किरण है बेटा, अपवर्तित जो किरण है, ये क्या हो जाएगी बेटा, बिल्कुल बेटा क्या हो जाएगी, ये अभिलंब के बेटा बिल्कुल क्या हो जाएगी, लंबवत, क्या हो जाएगी बेटा, ये क्या हो जाएगी बेटा, अभिलंब के बिल्कुल बेटा कैसे हो गई, लंबवत हो गई। आया ना समझ में, क्या हो गई बेटा, ये लंबवत हो गई, ठीक। तो जिस कोण पर मैं यहां पर बेटा चेंज कर रहा हूं, देखो एक एंगल ये भी बन रहा है, एक एंगल ये भी बन रहा है, देखो यहां से एक ये भी बन रहा है, तो जिस कोण पर, मतलब इस वाले कोण पर, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच में जो बड़ा बना कोण होता है इसको बेटा हम लिखते हैं आई से, आपतन कोण कहलाता है ये। और जिस कोण पर विरल माध्यम में बेटा, ये कहां बना है कोण, विरल माध्यम में बना, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है बेटा, उस आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आई सी, मतलब क्रांतिक कोण कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण की बेटा मैं परिभाषा दे रहा हूं आपको, क्या होती है बेटा क्रांतिक कोण की परिभाषा, सघन माध्यम में बना बहे आपतन कोण, फिर सुन लो बेटा, सघन माध्यम में बना बहे आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान बेटा कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, उस आपतन कोण को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। हम बेटा यहां इसको चेंज कर करके देखेंगे, और जिस कोण पर बेटा इधर का कोण 90 डिग्री हो जाएगा, उस आपतन कोण को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। एक बार फिर सुन लें बेटा इसकी परिभाषा, सघन माध्यम में बने आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है बेटा, 90 डिग्री हो जाता है, उस आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। और किससे लिखते हैं इसको, आई सी से लिखा जाता है। बोलो बेटा आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन बेटा समझ लेते हैं। अब एक चीज याद रखना बेटा, जिस कोण पर, जिस आपतन कोण पर बेटा ये 90 डिग्री हो गया, अब मैं क्या करूं, जैसे ये देखो, ये स्केल क्या है बेटा, अभिलंब, और ये वाला देखो, ये वाली जो स्केल है, ये जो मार्कर है, ये वाला कोण कितना है बेटा, आईसी, क्रांतिक कोण। तो इसके लिए कितना हो गया, ये 90 डिग्री। अब मैं थोड़ा सा बेटा अगर इसको और घुमा दूंगा, 1 डिग्री भी अगर घुमा दूंगा ना बेटा, मैं कितना डिग्री, 1 डिग्री भी अगर बेटा मैं घुमा दूंगा, तो होगा क्या, पहले थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, थोड़ी जरूरत पड़ने वाली है इसकी। अगर मैं इसको बेटा 1 डिग्री भी आगे घुमा दूंगा पकड़ के, 1 डिग्री भी, जैसे आप ये देखें बेटा, ये क्या है, और ये देखो जरा, ये कितना है बेटा, ये कितना है, ये आईसी एंगल है, और इसके लिए यहां कोण कितना है, 90। अगर मैंने जरा सा बेटा और घुमा दिया किरण को ऐसे, ये आईसी का मान थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, 1 डिग्री ही क्यों ना बढ़ा दिया, तो क्या होगा देखो बेटा। अब मैं हल्का सा घुमा रहा हूं इसको पकड़ के, ठीक है, यहां से ऐसे, ये मैंने घुमा दिया, ये मैंने घुमा दिया पकड़ के, ठीक है बेटा, ये मैंने इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ये मैंने घुमा दिया इसको ऐसे, तो ये टकरा गई बेटा यहां पर आके देखो, और यहीं पर बेटा हमारी दोनों घटनाएं क्या होंगी,
दोनों घटनाएं बेटा क्या हो जाएंगी, साबित हो जाएंगी। क्रांतिक कोण तो हो चुका है, ये टकराई बेटा कहाँ पर, यहाँ पर आके टकरा गई और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ बेटा डी, और क्या नाम दे दिया मैंने इसको, डी नाम दे दिया बेटा। और यहाँ पर ये इसका अभिलंब है। अब बेटा प्रकाश की किरण क्या होगा, ये बाहर नहीं निकलेगी, प्रकाश की किरण बेटा कहाँ नहीं जाएगी, ये बेटा बाहर नहीं जाएगी। अब ये जिस माध्यम में, मतलब सघन माध्यम से जा रही थी किरण, यहाँ टकरा के बेटा क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी बेटा उसी माध्यम में, उसी माध्यम में कहाँ जाएगी बेटा, ये लौट आएगी। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैं एक बार बेटा इसको कंप्लीट आपको समझा देता हूं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बेटा कराने के लिए देखो करना क्या पड़ेगा हमें। सबसे पहली चीज बेटा, प्रकाश की जो किरण है वो हमें क्रांतिक कोण से अधिक पर बेटा क्या करानी पड़ेगी, आपतित करानी पड़ेगी। तब बेटा क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में बेटा वापस लौट आएगी। इसी को तो कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, एक बार बेटा पूरी परिभाषा इसकी समझ लेते हैं। तो पहले क्रांतिक कोण की बेटा परिभाषा समझते हैं हम लोग क्या होती है। तो क्रांतिक कोण बेटा क्या होता है, सघन माध्यम में बना बाह्य आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है बेटा, 90 डिग्री हो जाता है। उस आपतन कोण को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण, और उसको हम प्रदर्शित करते हैं IC से, या केवल C भी लिखा जाता है उसके लिए। ठीक है बेटा। अब इसी में आप समझ सकते हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक बेटा परावर्तन क्या होता है, जब बेटा कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक पर, ये देखो क्रांतिक कोण, ये थोड़ा मैंने बढ़ा दिया, क्रांतिक कोण से अधिक पर आपतित होती है तो वह प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में क्या होती है, लौट आती है। इस घटना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मुझे बेटा उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से बेटा समझाया होगा, ये आपके समझ में भी आया होगा। तो पहले हम लोग बेटा क्या करते हैं, इतने को लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, इतना पहले लिख लेते हैं ये। तो इसमें बेटा हम ये परिभाषा लिख लेंगे, पहले क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखा है इसमें, सघन माध्यम में बना बाह्य आपतन कोण, ये देखो बेटा सघन माध्यम में बना है ये बाह्य आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। उस आपतन कोण को बेटा क्या बोला जाता है, क्रांतिक कोण, और इसको IC से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम परिभाषा लिख देंगे बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो पहले आप ये लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ के बेटा इसकी परिभाषा लिख देंगे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, आप यहीं पर नोट कर लेना इसको। तो इसकी बेटा परिभाषा क्या होगी, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर क्या होती है, आपतित होती है तो वह किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बेटा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आपके आ गया होगा क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक, तो छोटा सा बेटा ये प्रूफ कर लेते हैं, ये न्यूमेरिकल्स करने के लिए। और प्रूफ बेटा है इसमें क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है ये निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्रांतिक कोण IC अपवर्तनांक n में क्या संबंध है। आप उसी के नीचे से हेडिंग डालेंगे ये। ठीक है, क्रांतिक कोण IC और अपवर्तनांक में क्या रिलेशन होता है। तो बेटा यहाँ पर ये जो आपतन कोण होता है I, इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, IC ना। I बराबर किसके हो जाता है, IC के। आपतन कोणी को तो कहते हैं क्रांतिक कोण। और ये होता है बेटा R बराबर कितना हो गया तुम्हारा, कितना डिग्री, 90 डिग्री।
ठीक, 90 डिग्री। इससे आगे बेटा मैं यहां लिख रहा हूं किसके नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। क्या होता है बेटा स्नेल का नियम, साइन आई बटे में साइन आर इक्वल टू, बेटा यहां का अपवर्तनांक मैंने मान लिया है, क्या इधर का अपवर्तनांक मैं कह देता हूं, यहां का अपवर्तनांक बेटा कह देते हैं हम लोग n2 और यहां का अपवर्तनांक n1। ठीक, तो किरण बेटा कहां से कहां जा रही है, n2 वाले से n1 में जा रही है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2n1, 2n1। तो साइन आई का मान कितना है बेटा, आई का मान है IC लगा दिया यहां पर, IC लगा दिया, और साइन आर का मान है बेटा 90 डिग्री लगा देते हैं, साइन 90 इक्वल टू, इसको लिख देंगे बेटा साइन n1 बटे में n2, n1 बटे में n2 लिख देंगे। तो साइन IC ऐसी रहने वाला है, साइन 90 1 होता है, n1 बेटा यहाँ बाहर हवा है और हवा का अपवर्तनांक बेटा कितना होता है, हवा का अपवर्तनांक होता है 1 बटे में n2। आप यहाँ इसको मैं इसका अपवर्तनांक बेटा n2 ना बोल के हम n भी लिख सकते हैं n, तो n बराबर बेटा कितना आ जाएगा 1 बटा साइन IC। तो ये आया बेटा एक क्या निकल के, एक रिलेशन निकल के आया बेटा किसके बीच में, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में। ठीक है बेटा, अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं। तो शर्तें बेटा मैं आपको ऐसी बता रहा हूं पहले, फिर हम लोग लिख लेंगे इसमें। देखो बेटा पहली शर्त यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, बेटा सबसे पहली शर्त यह है किरण हमेशा, प्रकाश की किरण बेटा हमेशा किधर से किधर जानी चाहिए। पहली शर्त बेटा यह है कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाएगी तो बेटा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होने वाला है। ठीक, तो पहली शर्त बेटा क्या है, पहली कंडीशन ये है कि प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। नंबर दो बेटा कंडीशन ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब ही होगा जब बेटा हम लोग आपतित किरण को क्रांतिक कोण से अधिक पर आपतित कराएंगे। ठीक है बेटा, तो दो यहां पर शर्तें हैं। पहली शर्त बेटा क्या है, क्रांतिक कोण से अधिक पर किरण आपतित होनी चाहिए, है ना, तभी तो लौट के आएगी बेटा वहीं पर। और दूसरी बेटा शर्त यह है कि हमेशा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किधर जानी चाहिए, विरल माध्यम में, सघन से विरल में जानी चाहिए, ना कि विरल से सघन में। नहीं होगा फिर बेटा, किधर जाना चाहिए, सघन से विरल में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बेटा क्रांतिक कोण से अधिक पर आपतित होनी चाहिए किरण। ठीक, तो ये दो होती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। ठीक, इनको लिख लेते हैं पहले। तो इसमें हम ऐसे ही लिख लेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। दो शर्तें होती हैं इसकी। पहली शर्त क्या है, प्रकाश की किरण है वो हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरा है प्रकाश की किरण हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक पर क्या होनी चाहिए, आपतित होनी चाहिए। ठीक, तो दो इसकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या हैं, शर्तें हैं। ठीक, अब हम इसमें बेटा पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग क्या होते हैं। हम लोग इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मदद से क्या क्या अनुप्रयोग करते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें पहला अनुप्रयोग है हीरे का चमकना। तो हीरे का चमकना भी एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही आधारित एक घटना है। तो होता क्या है, जब हीरे को इस प्रकार बेटा तराशा जाता है कि हीरे के जितने भी पृष्ठ होते हैं जब भी इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वो ऐसी कंडीशन होती है कि हमेशा जब भी प्रकाश पड़ता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब भी प्रकाश पड़ता है, जैसे हीरा है आप इसको ऐसे समझ लें। ठीक, तो जब भी इसके किसी भी पृष्ठ पे प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश जब भी पड़ेगा ना बेटा तो वो क्रांतिक कोण से अधिक पर पड़ता है, क्रांतिक कोण से अधिक पर पड़ता है। तो ये यहाँ से टकरा के इधर, फिर ये इधर, फिर यहाँ से टकरा के इधर, फिर इस टकरा के इधर। मतलब प्रकाश जो हमारा होता है सारा का सारा प्रकाश कहाँ रहता है, अंदर का अंदर ही रहता है बेटा, प्रकाश बाहर निकलता ही नहीं है। तो सारा प्रकाश क्या होगा, इसके सभी पृष्ठों में अंदर ही अंदर फैल जाएगा। तो हीरा बेटा क्या होगा, हमें बहुत अच्छे से और चमकदार दिखाई देगा। तो इसमें लिखा है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो कि सामान्य कांच के अपवर्तनांक से काफ़ी अधिक होता है। जितना ज़्यादा बेटा उसका अपवर्तनांक होगा प्रकाश उतना ज़्यादा मुड़ेगा। ठीक है, होता है हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है कि प्रत्येक स्थिति में प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक पर आपतित होता है, जिस कारण बेटा प्रत्येक कंडीशन में क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और प्रकाश क्या होता है बेटा,
अंदर ही अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता है। तो सारा प्रकाश अंदर ही रहेगा तो हीरा क्या रखेगा बेटा, चमकदार दिखेगा। नंबर 2 बेटा हमें इसमें डिस्कस करना है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेटा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। प्रकाशिक तंतु जो कि पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित बेटा एक डिवाइस होती है प्रकाशिक तंतु, उसको समझते हैं बेटा। इसमें पूर्णांतरिक परावर्तन का दूसरा एप्लीकेशन है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये समझ लेते हैं बेटा ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रकाश के सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही कम समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक, आप सभी के पास बेटा स्मार्टफोन है, आप इसको सर्च कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर कैसा दिखता है, आपको पता चल जाएगा ये। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, इसमें एक पतला सा पाइप होता है। ठीक, ये होता है पतला सा पाइप, और इस पाइप को हम लोग कवर करते हैं सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इनसे कवर कर देते हैं। प्लास्टिक के फ्रेम होते हैं, इनसे हम कवर कर देते हैं। तो प्रकाशिक तंतु एक पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक युक्ति होती है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही कम समय में बिना ऊर्जा हानि के, इसमें प्रकाश की लॉस नहीं होता, प्रकाश की हानि नहीं होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में बिना ऊर्जा हानि के क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका यूज होता है बेटा, डॉक्टर वगैरह होते हैं वो इसका यूज करते हैं, जैसे किसी अंदर के पार्ट को देखना है, कान के अंदर देखना है, सही है, या फिर ऑपरेशन वगैरह में भी जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उनमें भी इनका यूज़ होता है। ठीक है, अंदर के बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, डॉक्टरों के द्वारा भी यूज़ होता है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसके द्वारा प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही कम समय में बिना ऊर्जा हानि के ट्रांसमिट कराया जाता है। यह है बेटा इसकी संरचना। बीच में बेटा पतला सा पाइप होता है और स्पेशल कांच का बनाते हैं बेटा इसको, उच्च गुणवत्ता का, ये लिखा है इसमें। प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय भाग उच्च गुणवत्ता का मतलब होता है हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, कि कांच का बना हुआ 10⁻⁴ मोटाई का एक लंबा पाइप होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, करोड़ बोलते हैं इसको। ठीक, इसके चारों ओर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की बेटा पतली परत होती है, तथा सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का एक आवरण लगा देते हैं, जिससे क्या हो बेटा, पतला तो होता ही है, ये टूटे टाटे ना ये। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए एक कवर लगा देते हैं। ठीक, तो ये सिंपल सी बेटा इसकी संरचना होती है। अब इसकी कार्यविधि समझ लेते हैं बेटा क्या होती है। देखो कार्यविधि में बेटा क्या होता है, जब प्रकाश प्रकाशिक तंतु के एक सिरे से, यहाँ से बेटा जब भी प्रकाश पड़ता है तो क्रांतिक कोण से अधिक पर आपतित होता है। तो आप जानते हो बेटा, भले ही ये कांच का है, पारदर्शी है, तो प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बेटा घटना कौन सी होगी, पूर्णांतरिक परावर्तन की। तो जितना भी बेटा प्रकाश होगा सारा का सारा यहाँ टकराया इधर, यहाँ टकराया इधर, ऐसे बेटा टकरा के ये कहाँ बढ़ता है, हर एक कंडीशन में बेटा पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है। और फाइनली जो हमारा प्रकाश है बिना लॉस हुए, बिना ऊर्जा में लॉस हुए कहाँ बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो ये हमने डाली थी बेटा आपतित किरण, और फाइनली हमें क्या मिलती है बेटा, निर्गत किरण मिल जाती है। ठीक, तो ये बेटा हमारा क्या होता है, प्रकाशिक तंतु। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे भी किसी भी प्रकार की अगर कोई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।